वैन डी ग्राफ जनरेटर से पे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है वो एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग जरा वो देख लेते हैं। वैन डी ग्राफ जनरेटर हटा दिया गया है सिलेबस से, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे क्योंकि उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आ सकता है। वैन डी ग्राफ जनरेटर का कंस्ट्रक्शन नहीं आ सकता है, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले आपको बता दें वैन डी ग्राफ जनरेटर होता क्या है। वैन डी ग्राफ, मेरे हिसाब से स्पेलिंग यही होगा, वैन डी ग्राफ जनरेटर। ये एक काफ़ी पुराना, मतलब आप कह सकते हो कि एक मशीन एपरेटस है जो बहुत पहले डेवलप किया गया था। ईयर आप आपके बुक में शायद हो तो आप देख लो, या आप विकिपीडिया कर सकते हो, ठीक है। तो इसके वैसे तो ये काफ़ी बड़ा होता है, इंडिया में शायद किसी आईआईटी में है और कई बड़े बड़े लैब्स में ये मौजूद होता है, नहीं तो इसके आजकल छोटे मॉडल्स भी मिलने लगे हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि एक, अगर आप ओरिजिनल की बात करो तो ओरिजिनल जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। उसमें एक बड़ा सा बेस होता है, इसमें कई बार बेस नहीं भी दिखाई देता लेकिन बेस होता है। एक कॉलम होता है, एक खंबे जैसा होता है, और इसके ऊपर में एक बड़ा सा ऐसे, इसको हम हिंदी में गुंबद कहते हैं, डॉम कहते हैं शायद इंग्लिश में, तो वो लगा होता है। स्फेरिकल भी होता है या ऐसे टोराइडल जैसा भी दिखता है। ये स्फेरिकल, ज़्यादातर ये क्या है, स्फेरिकल ही होता है, ठीक है। हम लोग स्फेरिकल ही बनाएंगे फिलहाल। तो स्फेरिकल होता है, बस ऐसा ही दिखता है। इसके अंदर जो बाहर से ऐसा दिखता है, और जो लोग खड़े हैं इनको देखने वाले वो कुछ इस साइज के होते हैं, ठीक है। ये लोग हैं, तो साइज पे डिपेंड करता है। कई बार वैन डी ग्राफ जनरेटर छोटा भी होता है और कई जगह बहुत बड़ा वैन डी ग्राफ जनरेटर भी होता है, तो वो डिपेंड कर सकता है। तो और लैब में जो मतलब आपके फिजिक्स लैब में स्कूल के हो सकता है, या आप खुद भी परचेज कर सकते हो छोटा सा वैन डी ग्राफ जनरेटर। इसमें होता क्या है कि जब इसको मशीन को ऑपरेट किया जाता है तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज हो जाता है, ठीक है। जो एक मेटेलिक सेल होता है जो कि चार्ज हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता है तो करीब आपको मालूम होना चाहिए कि जो हवा है वो 3 × 10⁻6 वोल्ट्स, अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा तो हवा में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू करता है। इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है एयर का। शायद आपके बुक में ये दिया हुआ हो, हाँ, ब्रेकडाउन फील्ड ऑफ एयर विच इज अबाउट 3 × 10⁻6 वोल्ट्स पर मीटर, ठीक है। न्यूटन पर कूलम, या आप इसको वोल्ट पर मीटर भी कर सकते हैं, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो इतना ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एयर से करंट फ्लो होना, चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आप पाओगे क्या, इस पे बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे बिजली कैसे कड़कती है, ठीक है, वो हो करके ये जहाँ पे भी इसको अर्थ मिलेगा, कोई पोल हो या कोई ज़मीन हो, वहाँ पर ये चला जाएगा, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रिक स्पार्क निकलता है और बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है। तो ये आवाज़ सुनने के लिए नहीं बनाया गया कि ये कुछ देखने में बिजली कड़कती है तो अच्छा लगता है, इसके लिए नहीं बनाया गया। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है टू जनरेट वेरी हाई वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज कहते हैं, ठीक है, फॉर पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के लिए में यूज होता है। पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है क्या है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा। देखो, आपने पढ़ा होगा अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक सोर्स रखा होता है, जो एक बंद, मतलब बिल्कुल बंद चैम्बर में सोर्स होता है। ये सोर्स यहाँ पे चिपका होता है जो कि अल्फा पार्टिकल इमिट करता है,
ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल चारों तरफ ना फैल जाए, इसलिए इसको हम एक लीड के कंटेनर में बंद रखते हैं, बिकॉज ये रेडियो एक्टिव होता है। जो भी सोर्स है यहाँ पर वो रेडियो एक्टिव होता है। और इसमें एक बहुत छोटा सा सुराख होता है, इस कंटेनर में सुराख होता है। ये कंटेनर लीड का होता है, बिकॉज लीड की डेंसिटी हाई होती है और वो रोक लेता है अल्फा पार्टिकल को बाहर जाने से। तो यहाँ से कुछ अल्फा पार्टिकल जो है बाहर निकलते हैं और फिर इसको हम किस पे डालते थे, गोल्ड फॉइल पे, गोल्ड फॉइल। तो इस गोल्ड फॉइल में आपने पढ़ रखा है कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो स्ट्रेट निकल जाए, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो स्ट्रेट निकल जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल सम एंगल्स पर निकलते हैं, कुछ जो होते हैं वो कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल इसमें से रिटर्न बैक हो जाते हैं। ठीक है, शायद 1 आउट ऑफ 12,000 अगर 12,000 अल्फा पार्टिकल इधर निकल जाते हैं तो उसमें से एक जो रिटर्न हो जाता था। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया था। ठीक है, उनके असिस्टेंट थे, कुछ और भी थे जो लोग जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या पता चला? पता चला एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में पता चला कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। और उसके पहले जो रेजिन या प्लम पुडिंग मॉडल चल रहा था कि न्यूक्लियस जो हमारा एटम होता है वो प्लस और माइनस इस तरीके से इसमें होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये वाला जो मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल वो फेल हो गया और उन्होंने बताया गया कि हमारा जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज जो है सेंटर में होता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो बाहर होता है, उसके चारों तरफ होता है। सो पॉजिटिव चार्ज इज सेंटर्ड। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला था, अगर एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो हम ये वाला मॉडल अभी तक यूज कर रहे होते। समझ में आ रही बात? तो यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट था बहुत इंपॉर्टेंट था। ये इसमें बेसिकली हम कर क्या रहे थे, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जब हम इसको भेजते हैं तो ये इस पे बेस्ड आपके बुक में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जिसका कि एटॉमिक नंबर Z है, तो Z इंटू E पॉजिटिव चार्ज इस पर होगा। ठीक है, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं तो कितने डिस्टेंस पे जा करके फोर्स क्या होगा, जैसे जैसे नज़दीक आएगा ये फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स क्या लगेगा, K इंटू अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है। आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई होता है। हीलियम पे जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन दोनों को निकाल देते हैं तो 2 प्लस चार्ज आ जाता है, तो इस पर 2E चार्ज होगा पॉजिटिव में और उस पर ZE चार्ज होगा। अगर गोल्ड ले रहे तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर यूज करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस D का स्क्वायर। तो इतना फोर्स दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो हम जो काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, इससे स्कैटर होने या कोलाइड होने में। ठीक है, ये जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या होगा, धीरे धीरे जो है वो बढ़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक तब जा पाएंगे इस न्यूक्लियस के जब हम ज़्यादा स्पीड से इसको फेंक पाएंगे। तो ये जो रिएक्शन से निकल रहा है, जो भी इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है और उससे ये अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है, तो उसकी एक मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम स्पीड है। उस स्पीड से ज़्यादा स्पीड से हम अल्फा पार्टिकल को नहीं भेज सकते। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जिस स्पीड से आ रहा है उस स्पीड अगर ये पहले रिटर्न हो जाता, यहीं पर से रिटर्न हो जाता, तो हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते या एटम के स्ट्रक्चर को नहीं जान पाते, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आर कमिंग विद सम सफिशिएंट स्पीड जिसकी या सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, जिस वजह से ये अल्फा पार्टिकल इसके नज़दीक आ पाता है और हम न्यूक्लियस होता है इसका अंदाज़ा लगा पाते हैं। तो न्यूक्लियस पता चल गया, लेकिन आपको मालूम है कि आज के डेट में न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मिलने से बनता है न्यूक्लियस। ये जो स्ट्रक्चर है वो नहीं पता चला था इस एक्सपेरिमेंट से, ये सिर्फ ये पता चला था कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा, देयर इज सम न्यूक्लियस। ठीक है, एटम कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नहीं है,
एटम जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और बाकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। ये सारा का सारा तब पता चल रहा है जब हमने एक्सपेरिमेंट किया। अब अगर हम न्यूक्लियस के अंदर भी जाके देखना चाहते हैं कि न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पता लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को अल्फा पार्टिकल को इससे भी नज़दीक जाना पड़ेगा और नज़दीक भेजना पड़ेगा ताकि वो उससे टकराए, उन पार्टिकल से टकराए और उनको ब्रेक करे या वापस आए, ताकि हम उसको एग्जैक्टली समझ सके। ये तो दूर से ही निकल जाता है ऐसे, या फिर ये ऐसे जाता है, तो एक्चुअली वो टच नहीं करता है। कोलिजन विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग का मतलब होता है कोलिजन विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट। तो इसमें स्कैटरिंग हो रहा, अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर रहा था। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोगों को जो अल्फा पार्टिकल से या कोई भी चार्ज पार्टिकल जो हम भेज रहे हैं उस पर, उसको ज़्यादा स्पीड से भेजना पड़ेगा। और ज़्यादा स्पीड से हम कैसे भेजेंगे? उस रिएक्शन से तो जो पार्टिकल निकल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, एक लिमिट है उस पर। तो हम इस पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, तो जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो पार्टिकल जो है वो ज़्यादा स्पीड से वो फॉइल से टकराएगा, तो उसकी वजह से हम न्यूक्लियस को और बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब आज के ज़माने में ये पार्टिकल एक्सीलेटर में अब यूज़ नहीं होता। ठीक है, पार्टिकल एक्सीलेटर में हाई वोल्टेज के लिए दूसरे तरीके के डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। ठीक, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो हाई वोल्टेज बनाया जाता है और उस हाई वोल्टेज को कैसे यूज़ किया जाता है आप ये भी देख सकते हैं। अगर पुराना वाला टीवी जो होता था CRT, कैथोड रे ट्यूब वाला शीशे वाला टीवी जो होता था, टीवी में क्या होता था, ये इस तरह की स्क्रीन होती थी। आपने वो शीशे वाला टीवी देखा है पुराने जमाने का? आज के ज़माने में LCD वाला टीवी चलता है। ठीक है, लेकिन किसी ज़माने में आज से लगता है कि आपकी मम्मी के टाइम पे जब रामायण महाभारत आया करता था, उस समय जो टीवी होता था वो वैसा नहीं होता था, वो पीछे तक काफ़ी होता था, मतलब पतला सा। आज के डेट में क्या LCD बहुत पतला होता है। ठीक है, लेकिन वो जो टीवी होता था उसकी स्क्रीन ग्लास की बनी हुई होती थी, पीछे तक होता था। आपने ऐसा टीवी देखा है? हाँ, कहीं कहीं पे पुराना टीवी दिख जाएगा आपको। ठीक है, अभी मेरे घर में एक बड़ा सा टीवी होता था 29 इंचेस का, तो वो ख़राब हो गया था, हम यूज़ कर रहे थे, ख़राब हो गया। उसको ख़राब होने के बाद वो बन नहीं रहा था, तो उसको कबाड़ी वाले के पास मैं लेकर गया। वो कहता है कि मैं इसके 20 रुपये दे दूंगा आपको। तो आप समझ सकते हो कि पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो किसी ज़माने में इतनी वैल्यूएबल थी, लेकिन आज के ज़माने में वो किसी काम का नहीं रह गया है। ठीक है, लेकिन उसके अभी भी बहुत सारे यूजेस हैं। तो उस टीवी में होता क्या था, ये टीवी जो बनाया गया था वो J.L. बेयर्ड ने बनाया था। J.L. बेयर्ड ने इसको इन्वेंट किया था, जो कि थॉमसन का आपने पढ़ा होगा, थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि E/M रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। क्या आपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है केमिस्ट्री में? J.J. थॉमसन का एक्सपेरिमेंट जो था, J.J. थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, उनका एक एक्सपेरिमेंट है। 11th क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें आपको दिख जाएगा थॉमसन एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास, ये E/M रेशियो कैलकुलेट कर लिया जाता है उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में जो सेटअप यूज किया गया था, उसी सेटअप को टीवी में कन्वर्ट कर दिया गया। मैं भी बता रहा हूँ कि वो क्या है। अच्छा, ये E/M रेशियो निकल जाता है और ये M जो है, सॉरी ये M नहीं, ये E जो है, ये मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हम E निकाल लेते हैं। मिल्कन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये E की वैल्यू कैलकुलेट की गई थी। ठीक है, और थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से E/M कैलकुलेट किया गया था। तो अगर आपके पास E/M की वैल्यू है और E की वैल्यू है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया गया था।
तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था उसी एक्सपेरिमेंट से काफ़ी मिलता जुलता होता है टीवी, जिसको कि हम कैथोड रे ट्यूब वाला टीवी कहते हैं, CRT टीवी। ठीक है, नॉर्मली लोग इसे शीशे वाला टीवी कहते हैं। वो एक कांच का इस तरह का होता है, इधर की तरफ स्क्रीन होता है, यहाँ पर हम लोग बैठ करके इसको इधर से देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दिखता है। इसके अंदर में क्या होता था कि एक तरह का मटेरियल का कोटिंग किया जाता है, फ्लोरेसेंट मटेरियल, जिस पे लाइट पड़ने से वो चमकता है। यहाँ से क्या करते हैं, एक कॉइल होती है, ठीक है, जो करंट देने पर वो गर्म हो जाता है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये पिछले फर्स्ट चैप्टर में एक्चुअली पढ़ना था। तो ये जब मैं इसमें करंट देते हैं तो ये कॉइल जो है वो गर्म होता है, और ज़्यादा गर्म होने पर आपको मालूम होना चाहिए कि थर्मियोनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। थर्मियोनिक इमिशन होता है। थर्मियोनिक इमिशन मतलब जब ये ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो मेटल जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसके जो एटम्स होते हैं एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो रेडिएशन इमिट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन क्या, इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैग्नेट रखते हैं, नॉर्थ पोल और नीचे में साउथ पोल। ठीक है, और ये मैग्नेट एक्चुअली मैग्नेट नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। हम इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक करेंट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। और फिर इसके आगे या पीछे भी हो सकता है। यहाँ पर एक प्लेट होता है और एक यहाँ पे प्लेट होता है। ये प्लेट ऐसे रखा हुआ है, प्लेट ऐसे और मैग्नेट ऐसे। ठीक, अगर ये XY प्लेन में, अगर ये इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ तो वर्टिकल प्लेन में मैग्नेट होगा। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है ये प्लेट, ठीक है, और इसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और इसको इधर वाले को नेगेटिव से। तो यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऊपर में क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें आप जब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपना पाथ चेंज करता है। डिटेल्स में आप बाद में पढ़ोगे, जब हम मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वो ये जो हम एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है वो क्या करता है, एक स्पॉट बनाता है यहाँ पे। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को टर्न ऑफ कर दो और इसको भी टर्न ऑफ कर दो तो यहाँ पर एक स्पॉट बनाता है। तो वो वाला स्पॉट जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ता है तो ये एक लाइट इमिट करता है। तो आपको टीवी स्क्रीन पे यहाँ पे एक स्पॉट दिखाई देगा। जनरली ये लेयर जिंक सल्फाइड का होता है। ठीक है, अब बहुत सारे डेवलप कर लिए गए, पुराने ज़माने में जिंक सल्फाइड का होता था। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है ना कि ये टीवी का स्क्रीन है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका पाथ चेंज होगा। वो ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन आगे जाके क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से एक्ट कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से तो घूमेगा। तो जो स्पॉट बीच में बन रहा था वो स्पॉट इधर बनने लग जाएगा। ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करके भी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते हैं और इस स्पॉट को वापस वहीं पे लाते हैं। जब ऐसा कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगता है वो बराबर हो जाता है, और उस केस में E/m रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अगर हम लोग इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको किसी एंटीना से जोड़ दें, ठीक है, कोई एंटीना लगा दो, उससे जोड़ दें, तो एंटीना सिग्नल रिसीव करता है, उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। और ये वाला जो पॉइंट है वो स्पॉट तेजी से अपना जो पोजीशन है वो चेंज करता है इस स्क्रीन पे। ठीक है, तो एक स्पॉट इतनी तेजी से स्क्रीन पे अपना पोजीशन चेंज करता है कि आपको लगता है कि पूरा का पूरा इमेज है। ठीक है, और आप वीडियो को देखते हैं। एक्चुअली वीडियो जो टीवी का स्क्रीन होता है उस पर सिर्फ एक ही क्या होता है, पॉइंट होता है जो इतनी तेजी से मूव करता है कि आपको लगता है कि पूरा का पूरा इमेज बन रहा है। ओके, तो ये सब है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके बीच में और यहाँ पर जो स्क्रीन है, स्क्रीन के बीच में यहाँ पर हाई वोल्टेज देते हैं। ठीक है, 10,000 वोल्ट्स यहाँ पर, और यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई होती है जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको खींचता है अपनी तरफ।
हाई वोल्टेज की वजह से। तो पार्टिकल क्या होता है, एक्सेलरेट होता है। यानी कि टीवी के अंदर में भी क्या होता था, पार्टिकल एक्सेलरेटर होता था, यही मुझे बताना था आपको। तो यहाँ पर जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है वो क्या है, पार्टिकल जो था वो इलेक्ट्रॉन था टीवी के अंदर में, लेकिन पार्टिकल न्यूक्लियस को समझने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो बहुत हाई वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। वो मिलियंस, ये 1000 में तो वो मिलियन में होना चाहिए। 1000 वोल्ट टीवी में जो हम देते हैं वो एक इंडक्शन कॉइल से वो वोल्टेज जनरेट कर लेते हैं जो कि 10,000 में होता है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम पार्टिकल एक्सेलरेटर में न्यूक्लियस को समझना चाहते हैं तो उसके लिए जो वोल्टेज चाहिए वो मिलियन वोल्ट्स में होता है, ठीक है। तो मिलियन वोल्ट जनरेट करने के लिए हम लोग वैन डी ग्राफ का सहारा ले सकते हैं, चूंकि 10⁶ हो जाएगा, ठीक है। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हम पार्टिकल एक्सेलरेटर में इसको यूज करते हैं। अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर जो है वो LHC है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। जिनेवा में सर्न एक जगह है, सर्न में ये है, ठीक है, जो काफ़ी बड़ा है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इसका जो वो पूरे शहर को घेर लेता है। वो एक एक्चुअली इंटरनल अंडरग्राउंड ट्रैक है। उस ट्रैक के अंदर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को घुमाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स को घुमाया जाता है और फिर कोलाइड करवाया जाता है। इसको चलाने के लिए, इस मशीन को चलाने के लिए इसका रेडियस शायद 4 किलोमीटर है। आप चेक कर लेना, मुझे डेटा नहीं याद है। 4 किलोमीटर, और इसको करीब 7000 इंजीनियर्स और साइंटिस्ट मिलकर चलाते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड और बहुत हाई वोल्टेज पे ये सब ऑपरेट किया जाता है। तो हाई वोल्टेज का बहुत रिक्वायरमेंट है फॉर पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये हाई वोल्टेज जो है वो इस केस में कैसे जनरेट किया जाता था। मेनली क्या काम है इसका, हाई वोल्टेज को जनरेट करना। तो पहले हम लोग थ्योरी करेंगे और उसके बाद फिर इसको समझेंगे कि वैन डी ग्राफ जनरेटर में ये कैसे यूज होता था। समझ में आ गया रिक्वायरमेंट, हाई वोल्टेज जनरेट करने का रिक्वायरमेंट। कोई मैजिक शो या ऐसा कोई लोगों को चौंकाने वाला शो दिखाने की जरूरत नहीं है। इसका काम है पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना। तो इसको समझते हैं। एक स्फेरिकल सेल ले लेते हैं, ठीक है, मेटेलिक स्फेरिकल सेल है। प्रोड्यूस अ चार्ज, अगर आपने मान लेते हैं कुछ चार्ज दे दिया है, पहले से मान लेते हैं इसमें कुछ चार्ज हम दे देते हैं, बाहरी वाले स्फीयर पे यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ चार्ज है बाहर वाले पे, उसको मैं कैपिटल Q कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर में एक स्फीयर रख देते हैं, ठीक है, जो चार्ज हो, कैसे भी रखा गया हो उससे कोई मतलब नहीं। हमने एक छोटा स्फीयर रख दिया है जिसका कि रेडियस स्मॉल आ रहा है और इस वाले का कैपिटल आ रहा है। और इस पे हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल Q चार्ज दे देंगे। अभी 1 मिनट रोकते हैं, इसको अभी नहीं देते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसकी वजह से ये अभी नहीं है, मान के चलो कि अभी ये नहीं है, थोड़ी देर के लिए सिर्फ बाहर वाला सेल है। तो बाहर वाले सेल की वजह से पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पे, इस सेल पे, इस सेल के पर, इस सेल से बाहर, सेल के अंदर पोटेंशियल क्या होगा, तो हम उसको V कह देते हैं, ठीक है। मैं उसको V बोल रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है, या V, चल ठीक है V कर लेते हैं, V1 भी कर सकते, कोई बात नहीं है, V कर लेते हैं। तो आपको पता है कि ये एक स्फेरिकल सेल है। तो स्फेरिकल सेल से अगर आप आउटसाइड में खड़े हैं तो गॉस लॉ क्या कहता है कि इट कैन बी सिंप्लीफाइड विथ ए पॉइंट चार्ज। आप ये पिक्चर भूल जाइए और मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज जो है कैपिटल Q रखा हुआ है और आप उससे जो भी डिस्टेंस, यहाँ से x अगर डिस्टेंस है तो x डिस्टेंस पर आप बैठे हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप सेल से बाहर बैठे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। तो इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो हम क्या लिखेंगे, सॉरी फील्ड नहीं, पोटेंशियल, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन जितने भी डिस्टेंस पर हैं, x डिस्टेंस पर हैं तो x,
जब आप आउटसाइड हैं तो यू कैन, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं विथ ए पॉइंट चार्ज। जो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा वो इसके वजह से पोटेंशियल होगा। अगर आप इसके ऊपर आ जाते हैं, इसी पर आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको वो तब उस केस में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R हो जाएगा, क्योंकि हम R दूरी पर होंगे इस पॉइंट पर। अगर आप स्फीयर पर हैं, ठीक है, अगर आप स्फीयर से अंदर चले जाते हैं जहां पर खाली जगह है, अभी ये नहीं रखा होगा, अभी अंदर वाला कुछ नहीं, मैं इसको मिटा ही देता हूं, ठीक है, अंदर में एक पॉइंट पर ले लें तो इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा आप बता सकते हो? कितना होगा पोटेंशियल? 0 होगा। क्यों? अंदर चार्ज नहीं है, ठीक है, अंदर में कोई देयर इज नो चार्ज, तो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ना। अगर चार्ज नहीं है देन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस, मेटेलिक सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। लेकिन आपको पता है ना कि E इक्वल टू क्या होता है, -dV/dr होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेडियंट होता है पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को हम ग्रेडियंट करना कहते हैं। तो ये चीज क्या है, 0 है, 0 इक्वल टू -dV/dr, ठीक है। अगर आप इसको आगे की तरफ लिखो तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, दिस इंप्लाइज V इक्वल टू 0 होगा या कांस्टेंट होगा, मुझे बताओ आप। कांस्टेंट होगा, 0 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 0 नहीं हो सकता, लेकिन V कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, V इज नॉट चेंजिंग। तभी तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, यानी कि V कांस्टेंट है ना कि 0 है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है, चाहे यहाँ नापो, यहाँ नापो, यहाँ नापो, कहीं भी देखोगे हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। कहीं भी इस स्फीयर की इनसाइड में पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा, और यहाँ पे भी वही होगा। यानी कि जो सरफेस पे था पोटेंशियल वो तो हमने निकाल लिया, यही पोटेंशियल इसके अंदर में भी किसी पॉइंट पर होगा। यानी कि अगर आपके पास एक चार्ड स्फीयर है, ठीक है, उस स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो आप पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब उस स्फीयर के अगर आप अंदर चले जाएं तो अंदर में भी वही पोटेंशियल होगा, कहीं पे भी चले जाएं, जो सरफेस का पोटेंशियल है, बिकॉज यहां से पूरा कांस्टेंट रीजन स्टार्ट हो गया, एवरीवेयर द पोटेंशियल इज सेम एज ऑन द स्फीयर। ये बात आपको समझ में आ गया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, V कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इतना समझ में आ गया तो अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, स्मॉल वाला चार्ज रख देते हैं। तो अब इसके अंदर में हम एक दूसरा स्फीयर रख देते हैं, हॉलो ले सकते हैं या फिर सॉलिड ले सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, और इसके अंदर में भी पॉजिटिव चार्ज ही दे देते हैं किसी तरीके से। समहाउ ये कैसे होगा, इस पे चार्ज कैसे डालेंगे, एक बंद स्फीयर के अंदर में कैसे चार्ज डाला जाता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। वही तो 1D ग्राफ जनरेटर में होता है। अंदर में हम चार्ज डालेंगे विच इज स्मॉल q। ये जो स्मॉल q चार्ज है इज लेस देन और वेरी वेरी लेस देन q हो सकता है, वेरी वेरी लेस देन भी q हो सकता है, ठीक है, मतलब q इज लेस देन q, ठीक है। चूंकि छोटा सा ये स्फीयर है तो आपको पता है ना कि स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। R घटेगा तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, घटेगा, तो इसका कैपेसिटेंस कम होगा तो ज़्यादा चार्ज ये रख भी नहीं पाएगा, ठीक है। जितना बड़ा रेडियस उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। ओके, तो देखते हैं कि इस पर कुछ चार्ज डाल दिए गए। अब ये चार्ज डालने की वजह से हम देखेंगे कि इस सरफेस के पोटेंशियल पे कोई चेंज आता है कि नहीं, ठीक है। ये जो बाहरी सरफेस है
उसके पोटेंशियल में कोई चेंज आया कि नहीं आया। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस पे चार्ज हम नहीं डालते, अगर आप इस पे चार्ज नहीं, मान लेते हैं कि इस पे हमने पहले स्मॉल क्यू चार्ज जो डाला है वो नहीं डाला होता, ठीक है, ये ऐसे होता, ये चार्ज नहीं होता। पहले हम ये वाला कंसीडर कर लेते हैं। अंदर में एक स्फीयर अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका कितना होगा पोटेंशियल, ये बता सकते हो आप। अंदर में एक स्फीयर रख दिया गया है तो उसका कितना पोटेंशियल होगा, उस पर भी कोई चार्ज नहीं डाला गया है। हाँ, ये जो कांस्टेंट वाला जो वैल्यू है वही इसका पोटेंशियल होगा अभी। ओके, अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास एक छोटा सा स्फीयर, उसका स्मॉल आर है रेडियस, और एक इस पे चार्ज डाल दिया गया है, तो इसके अपने सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, ये जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, किसी तरीके से इसके अंदर ले जाकर रख देते हैं। तो पहले से इसके पास कुछ पोटेंशियल है, और अगर इसके अंदर रखेंगे तो अंदर में जो कांस्टेंट वाला पोटेंशियल है वो भी इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक तो इसका अपना पोटेंशियल और एक वो जो कांस्टेंट वाला पोटेंशियल है, दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो पोटेंशियल ऑफ द स्मॉल रेडियस स्फीयर VR वो हो जाएगा इसका खुद वाला, इसका सेल्फ वाला और प्लस वो कांस्टेंट वाला। तो सेल्फ वाला कितना हो जाएगा, सेल्फ वाला प्लस कांस्टेंट वाला जो बाहर से आया है, तो सेल्फ वाला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर, ये हो गया सेल्फ वाला। और जो कांस्टेंट वाला है वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। तो ये होगा पोटेंशियल एट दिस स्मॉल रेडियस आर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि VR आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर प्लस क्यू बाई कैपिटल आर। ये हमने पोटेंशियल निकाला। उसी तरीके से हम बाहर वाले का निकालेंगे। बाहर वाले का पहले हमने निकाल लिया था जब सिर्फ अकेले बाहर वाला था। ठीक है, तो हम लिखेंगे VR जो होगा वो उसका खुद का सेल्फ वाला प्लस ड्यू टू स्मॉल स्फीयर। एक तो इसका खुद का वाला और जो हमने यहाँ पे रखा उसकी वजह से वहां पे कुछ पोटेंशियल आ जाएगा, दोनों का सम होगा रिजल्टेंट। तो सेल्फ वाला कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर था। और ड्यू टू स्मॉल स्फीयर, अगर आप इस स्मॉल स्फीयर से r दूरी पर खड़े हैं तो पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर मैंने ऐसे ब्रैकेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो कैपिटल क्यू बाई आर वाला टर्म है वो कांस्टेंट वाला टर्म दोनों में है। यहां से लेकर के हर जगह जो कांस्टेंट चीज जो है, पोटेंशियल जो है वो हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो दोनों में ही है क्यू बाई आर वाला टर्म, क्यू बाई आर वाला टर्म, वो हमें दिख भी रहा है कि एवरीवेयर दिस पोटेंशियल इज कांस्टेंट। सो अगर हम ये इस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लें और इस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लें, इसको मैं A कह देता हूं और इसको B कह देता हूं, तो A और B के बीच में ये वाला पोटेंशियल तो दोनों के पास है, लेकिन इस पोटेंशियल में दोनों में फर्क है। ठीक है, तो अब देख करके बताना है कि Q बाई स्मॉल आर टर्म बड़ा होगा या Q बाई कैपिटल आर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, वो वाला टर्म क्या होगा, बड़ा होगा। ये वाला टर्म बड़ा हो सकता है बिकॉज हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर इसका छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि बाहर वाला जो सेल है, ठीक है, बाहर वाला सेल इज एट ए लोअर पोटेंशियल देन द इनर वाला सेल जो है। ठीक है, VR इज
लेस देन v स्मॉल r। क्यों? सिंस ये जो q बाई स्मॉल r है ये टर्म ग्रेटर है, या उल्टा लिख दूं मैं, q बाई कैपिटल R का जो टर्म है इज लेस देन q बाई स्मॉल r सिंस r इज ग्रेटर देन स्मॉल r। चूंकि r से ये बड़ा है, ठीक है, और ये काफी बड़ा है, ये काफी छोटा होता है, ये जो होता है वो काफी बड़ा होता है। ओके, तो इस वजह से बाहर वाला सेल जो है वो हायर पोटेंशियल पर होगा, इररेस्पेक्टिव कि आप इस पे कितना चार्ज आ गया है। ये Q कितना भी ज्यादा हो जाए वो तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा। अभी हम घटाएंगे तो दोनों में ही वो टर्म है। डिफरेंस किस बात का है? ये वाले टर्म का है। अगर आप Q बढ़ाएंगे तो वो पोटेंशियल इसमें भी ऐड हो जाएगा, इसमें भी ऐड हो जाएगा। तो इसके पोटेंशियल से को बढ़ाने से जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें कोई अंतर नहीं आ जाता है, ठीक है। तब भी ये अंदर वाला ही हायर पोटेंशियल पर होगा, चाहे बाहर वाले पे कितना भी चार्ज बढ़ जाए, अंदर वाला हमेशा उससे हायर पोटेंशियल पर होगा, बिकॉज उसका रेडियस क्या है? छोटा है, इस वजह से। ओके, तो अब हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो V स्मॉल r माइनस V कैपिटल R, जब आप घटाएंगे तो ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई स्मॉल r माइनस Q बाई कैपिटल R, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे वैन डी ग्राफ जनरेटर वर्क करता है, क्योंकि हम अंदर वाले पे बाहर वाले पे चाहे कितना भी चार्ज बढ़ता जा रहा हो, फिर भी बाहर वाले से ये हायर पोटेंशियल पर रहेगा, ठीक है। और अगर ये हायर पोटेंशियल पर है, अगर इसमें से अगर आप एक वायर जोड़ दो इस वाले में, तो इस वायर से हमेशा चार्ज जो है वो उस पर फ्लो होगा, बाहर का चार्ज अंदर नहीं जाएगा, अंदर का चार्ज क्या होगा? हमेशा बाहर जाएगा, बिकॉज इट इज एट ए हायर पोटेंशियल देन द आउटर स्फीयर, ठीक है। तो अगर एक स्फीयर के अंदर में एक छोटा स्फीयर डाल दिया गया है, ठीक है, तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो बाहर वाले से ज़्यादा रहेगा हमेशा। इसको समझने के लिए कोई अलग से कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करना था, जो हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है आपने जो भी, ये उसी पे बेस्ड है। बस इसको वैन डी ग्राफ जनरेटर में यूज़ किया जाता है। तो अगर आप वैन डी ग्राफ जनरेटर सिलेबस से हटा भी दिया गया तो भी ये कॉन्सेप्ट सिलेबस से नहीं हट रहा है, ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा हायर पोटेंशियल पर होगा, ठीक है। ये और बात है कि इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर को कंस्ट्रक्ट करने में। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो अब देखते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर का कंस्ट्रक्शन, कि कैसे हम वैन डी ग्राफ जनरेटर बनाते हैं और वो काम कैसे करता है। मेनली बेसिकली यही है कि हम एक चार्ज स्फीयर को एक चार्ज स्फीयर के अंदर में कैसे रखेंगे, ये जो लॉजिक है वो वैन डी ग्राफ जनरेटर सॉल्व करता है। ये जो एक इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम हो गया कि आखिर हम एक बंद स्फीयर के अंदर में एक चार्ज स्फीयर कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी का इंतजाम है, और वो चार्ज बार बार रखना है, क्योंकि जैसे ही आप चार्ज रखोगे ये चार्ज बाहर चला जाएगा, फिर इसको कैसे निकालोगे इसमें से आप। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो मॉडल सजेस्ट किया था वो हम देख रहे हैं। तो जो बड़ा सा जो ये डॉम जो बनाया गया था उसके अंदर में क्या होता है, ये खोखला पाइप होता है और ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा होता है। ये क्या है? इंसुलेटिंग है, कुछ ऐसे मटेरियल का बना होता है जो इंसुलेटिंग होता है। जैसे वो चाय वाली जो कप होती है जिसको हम लोग चीनी मिट्टी इंग्लिश में पोर्सिलिन कहते हैं, ठीक है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। तो कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है। इसके सेंटर पे हम क्या करते हैं, ये एक ऐसे एक पुली लगी हुई होती है, पुली, उस पुली पे एक बेल्ट चढ़ा हुआ होता है। जैसे आटा चक्की वाले नहीं होते हैं
एक मोटर होता है और एक आटा चक्की होता है, दोनों के बीच में बेल्ट लगा देते हैं, वो बेल्ट कन्वेयर बेल्ट होता है जो घुमाता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ऐसे इस पॉइंट पर एक पुली लगी हुई होती है इस तरीके से। आप ये देख सकते हो पेज नंबर 84 में बुक में बना हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाया गया है यहाँ पे, तो वो दिखाने के लिए। इसके बाद क्या करते हैं कि इसको हम लोग ऐसे घुमाते हैं, ये बेल्ट जो ये कुछ ऐसे घूमता है, तो ये वाला ऐसे घूमेगा, तो ये बेल्ट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और ये वाला बेल्ट नीचे आएगा, तो ये राउंड एंड राउंड ट्रिप लेता रहता है। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इस बेल्ट के पास में यहाँ पर एक ब्रश होता है, जैसे वो ब्रश, ये मेटालिक ब्रश होता है, ठीक है। मेटालिक ब्रश क्या चीज़ है मैं आपको समझा देता हूँ। वो उसमें टच नहीं रहता है, टच नहीं कराना है कोई, यहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करना है कि हम इसको टच करवा देंगे, ठीक है। मुझे याद है कि मैं जब 12th में पढ़ता था तो जो लैब का एक्सपेरिमेंट में वाइवा होता है ना, फाइनल वाइवा होता है, ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल आते हैं। एक्सटर्नल ने हमारे में भी नहीं पढ़ना था, वेंटी गैप जनरेटर शायद हटा दिया गया था, याद नहीं मुझे। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे, मुझसे ये क्वेश्चन एक्सटर्नल ने पूछा था। तो अभी कोरोना डिस्चार्ज के बारे में पढ़ते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ पर एक ब्रश लगा होता है, ब्रश कैसा होता है, जैसे कपड़े साफ करने वाला ब्रश होता है ना, आपने देखा कपड़े साफ करने वाला ब्रश कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें कि इस तरीके से बहुत सारे दांत निकले होते हैं, मतलब कुछ ऐसे स्पाइक जैसे होते हैं चारों तरफ। बिल्कुल सेम चीज होता है, बस उसमें जो ये पूरा का पूरा मेटालिक होता है, उसमें ये एक वायर लगा हुआ होता है, ओके। बस ये सिस्टम होता है, इसको टच नहीं करवाया जाता है इस व्हील से एक्चुअली। आपके बुक में जो दिखाया जा रहा है मेटल ब्रश डिलीवरिंग चार्ज फ्रॉम द सोर्स, एक्चुअली ब्रश ऐसा होता है और वो उसमें टच नहीं करता है। अगर टच हो जाएगा तो फिर काम बेल्ट खराब हो जाएगा, घिस जाएगा, ठीक है। टच कराना काम नहीं है, ठीक है। फिर ऊपर में हम क्या करते हैं, बिल्कुल ऊपर में यहाँ पर एक ब्रश फिर से होता है और इस ब्रश को क्या करते हैं, इसमें जोड़ दिया जाता है। अब आपको सारा लॉजिक समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इस पे हम पॉजिटिव चार्ज भेजते हैं। आप पूछोगे कि इसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव चार्ज भेजने के लिए बाहर ये इंसुलेटिंग, ये क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल। इस पे जो हम चार्ज डाल रहे हैं वो एक ऐसे सोर्स से आ रहा है जो स्मॉल अमाउंट्स में चार्ज डेवलप कर सकता है। अब जैसे मान लेते हैं कि आप कंघी को बालों में रगड़ते हो तो उससे चार्ज डेवलप होता है, तो वैसे ही एक व्हील होता है, ठीक है। एक लेक्चर था वाल्टर लेविन का, MIT का, उसमें उन्होंने दिखाया, मुझे व्हील का नाम नहीं याद आ रहा है अभी, आप कहीं चेक करना, ठीक है। उसको व्हील को कुछ कहते हैं, तो एक व्हील जैसा होता है, वो रोटेट होता रहता है, ठीक है। या कोई भी ऐसा कोई व्हील हो जो रोटेट हो रहा हो और उसके साइड में आप कुछ ऐसा टच होने वाला चीज लगा दो, ठीक है। वो ऐसे रगड़ खाए, जैसा कंघी रगड़ खाता है ना, वैसे भी वो उसमें भी रगड़ खाएगा, ठीक है। मतलब रबिंग होगी, उस रबिंग की वजह से चार्ज जनरेट होगा और वैसा चार्ज हम यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज कई तरीके से भेजा जा सकता है, उसके अलग अलग उपाय होते हैं। तो हम इस पे चार्ज जो है वो यहाँ से इस पे भेज रहे हैं। ये चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वो लगा, मैंने मिटा दिया अभी, यहाँ पे जो वो ब्रश लगा हुआ है उसमें बहुत सारे कांटे जैसे बने हुए हैं, ठीक है। ब्रश में ये मेटालिक ब्रश है, इसका जो टिप होते हैं, ब्रश का जो टिप होता है बहुत, उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत छोटा होता है। और आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस पर हम निकालते हैं वो क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यूब अपॉन एरिया,
ठीक है। आपके पास दो सरफेस है, मैं एक सरफेस दे रहा हूँ, देखो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस पे मैंने क्यू चार्ज दिया हुआ है। एक सरफेस है जिसपे कि मैं ऐसा बनाता हूँ कि ये एक ऐसा सरफेस है, इसके इस वाले सरफेस पर मैंने कुछ चार्ज दे दिया है। वो चार्ज कितना है, क्यू, और इसका एरिया ए है, तो सिग्मा कितना हो जाएगा, क्यू बाई ए। ठीक है, ये कोई मतलब ऐसा कोई क्यूब है या क्यूबॉइड है, उसके एक इंड सरफेस को मैंने चार्ज कर दिया, तो सिग्मा कितना हो, क्यू बाई ए। अब दूसरा एक सरफेस मैं बता रहा हूँ, वो ऐसे है, ये सरफेस बिल्कुल पॉइंट पे बन जा रहा है, कोई नुकीला है, बिल्कुल चिजल जिसको कहते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल शार्प पॉइंट है। तो यहाँ पर जो सरफेस है, ये जो छोटा सा हिस्सा है, मैं इसको थोड़ा सरफेस बना देता हूँ, ठीक है, इसका जो एरिया है उसको स्मॉल ए का देते हैं, और उतना ही चार्ज क्यू यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है, तो सिग्मा यहाँ पे कितना होगा, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल ए। यहाँ पे एरिया क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको मैं सिग्मा कहता हूँ, इसका सिग्मा प्राइम कहता हूँ, तो सिग्मा प्राइम क्या होगा, मच हायर देन सिग्मा होगा। और अगर सिग्मा ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा वो ई है, और यहाँ पर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा वो क्या है, ई प्राइम है। सो ई प्राइम विल बी मच हायर देन ई। यानी अगर आप एक फ्लैट सरफेस को, ठीक है, चार्ज करते हैं, ठीक है, तो उससे जो फील्ड निकलेगा वो क्या होगा, वीक होगा कंपेयर टू अगर आप एक पॉइंट, मतलब नुकीले किसी पॉइंटेड चीज़ को चार्ज करते हैं, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा वो सिग्मा ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी, नुकीली चीज़ों से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ब्रश लगा देते हैं और उसमें पतले पतले मेटेलिक स्पाइक्स लगे होते हैं, ब्रिसल्स जिसको कहते हैं। ठीक है, ताकि उन ब्रिसल्स के टिप्स पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो, बहुत ज़्यादा हाई हो, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो वो जो ब्रशेस लगे उनके टिप से बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज को यहाँ से वहाँ भेज सकता है। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो चार्जेस पे क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा और चार्ज जो है वो मूव कर पाएगा आसानी से। ठीक है, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर आप यहाँ पे बिल्कुल चपटा ऐसे प्लेट लगा देते तो ये चार्ज इससे उस पर नहीं जाता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, वीक होता। हमने क्या किया, हमने सरफेस एरिया को, टिप्स का जो पॉइंट है जो ब्रिसल्स का है वो बहुत ही कम एरिया का होता है, ये जो पोर्शन है, जिसकी वजह से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे क्या होता है, चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज चला जाता है, इस पर आ जाता है। चूँकि ये बेल्ट घूम रहा है तो ये वाला चार्ज थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगा, तब तक यहाँ पर से फ्रेश चार्ज आ जाएगा और वो फिर से पीछे चला जाएगा। यानी कि चार्ज की पूरी, जैसे कार की जो लाइन होती है ना, उसको क्या कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ, ये जैसे कारें बन के निकलती हैं ना बिल्कुल, या कोई फैक्ट्री में आइटम्स कन्वेयर बेल्ट से बंद करके बाहर निकलते रहते हैं। एक बेल्ट होता है जिस पर कि वो प्रोडक्ट बनता जाता है और आगे की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वो उस तरीके से ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये यहाँ तक आ गया। नाउ आपको पता है कि इसका रेडियस जो स्मॉल आ रहा है, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। सो ये वाले का जो पोटेंशियल होगा वी आर जो होगा विल बी ग्रेटर देन वी कैपिटल आर, बाहर वाले के पोटेंशियल से। इसका पोटेंशियल क्या है, वी कैपिटल आर है। तो यहाँ से जो ब्रश से चार्ज आया, इसके पॉइंटेड होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होता है, एट ए वेरी हाई। मतलब अगर ये कोई पॉइंटेड सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, बिकॉज सिग्मा इज हाई, बिकॉज एरिया इज लेस, सो सिग्मा इज हाई, एंड सिग्मा इज हाई, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर जो चार्ज है वो आसानी से डिस्चार्ज, मतलब बाहर जा सकता है, ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। हवा का आपको पता है कि हवा में मैंने आपको बताया था कि 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो चार्ज है वो उस सरफेस से लीक होना शुरू हो जाता है। ओके, अगर आपके पास फ्लैट सरफेस है, लाइक ऐसा है,
तो ऐसे सरफेस में क्या होता है कि ड्यू टू लार्जर एरिया सिग्मा इज लेस, एरिया ज़्यादा है तो सिग्मा लेस है, और सिग्मा कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम है, मैं इसको पूरा समझा देता हूँ कि अगर एरिया जो है वो कम है, दिस इम्प्लाइज सिग्मा जो है वो ज़्यादा होगा, दिस इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई। और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो चार्ज है वो लीक हो सकता है, ठीक है। तो जो मतलब जो डिस्चार्ज होगा, जो चार्ज इस पे है वो बाहर जा सकता है एयर में, बिकॉज वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस केस में वो ग्रेटर देन होने लगेगा 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से। ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो ब्रेकडाउन फील्ड, ना कि वोल्टेज, ब्रेकडाउन फील्ड से ज़्यादा होने लग जाएगा ताकि वो बाहर जा सके, ठीक है। इसका नाम जो है वो ब्रेकडाउन फील्ड ही है। हाँ, तो ब्रेकडाउन फील्ड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हायर हो जाएगा बिकॉज ऑफ पॉइंटेड सरफेस, ठीक है। और इस वजह से जो चार्ज है वो यहाँ से उसमें जा सकता है, ठीक है। जब ये चार्ज उसमें चला जाएगा तो अब अगर आप इसमें टच करा दोगे तो बेल्ट घिस करके ख़त्म हो जाएगा, तो वो हम नहीं कर सकते। हम हर 1 घंटे पे बेल्ट चेंज करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को बेल्ट में टच कराने की जरूरत नहीं है, दूर ही रखेंगे ताकि वो टच ना हो। ड्यू टू दिस कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है आपको मालूम है ना, कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस के ऊपर स्पाइक्स होते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड कोरोना, इसी वजह से इसको कोरोना वायरस कहा गया। तो यहाँ पे भी क्या है, पॉइंटेड सरफेस से जो डिस्चार्ज होता है वो कोरोना डिस्चार्ज कहलाता है। तो कोरोना डिस्चार्ज होता है और उसकी वजह से ये चार्ज जो है वो इस पे चला जाता है बेल्ट पर, और बेल्ट इसको ऊपर लेकर के जाता है। यहाँ पे पहुँचते ही क्या होता है, यहाँ पे दूसरा वाला लगा हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि इस बाहर वाले का जो वोल्टेज है वो कितना है, VR है, और अंदर वाले का वोल्टेज कितना है, V⁻r है, V⁻r, ठीक है। और वोल्टेज ऑफ दिस इज लेस देन दिस, इसका जो वोल्टेज है उससे कम है, ये हायर वोल्टेज पर है, ये लोअर वोल्टेज पर है, बिकॉज ऑफ द, आपको पता है उसके फॉर्मूले की वजह से 1/r जो आ रहा था। तो यहाँ पर जो फील्ड है वो इससे ज़्यादा है, तो आपको पता है कि चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाएगा, फील्ड नहीं पोटेंशियल। यहाँ पे हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चला जाएगा। और उसमें हेल्प कौन करने वाला है, ये जो पॉइंटेड सरफेस है, ये जो पॉइंटेड, जो इस पे स्पाइक्स बने हुए ब्रिसल जो है इसके, वो क्या करेंगे, उनके हर पॉइंट पर क्या होगा, उन ब्रिसल के हर पॉइंट टिप पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर वो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो पॉजिटिव चार्ज को अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से खींच लेगा और ये चार्ज जो इसके अंदर होते हुए वहाँ चले जाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर कोरोना डिस्चार्ज की वजह से बेल्ट पे चार्ज जाता है बिकॉज इट इज एट हायर पोटेंशियल देन दिस, और यहाँ पे क्या होता है, इट इज एट हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, सो यहाँ से कोरोना डिस्चार्ज की वजह से वो उधर चला जाता है, ठीक है। तो पॉइंटेड सरफेस पे जो डिस्चार्जेस होते हैं, क्या कोरोना डिस्चार्ज क्या है? कोरोना डिस्चार्ज जो है वो ऐसा डिस्चार्ज है जो पॉइंट सरफेस पे होता है, ठीक है। जो पॉइंटेड सरफेसेस होते हैं उनके जो टिप्स होते हैं उनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, जिसकी वजह से सिग्मा ज़्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है। हायर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी चार्ज को वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या रिपेल कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप एक फ्लैट सरफेस को चार्ज करके लेके जाओ तो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा बिकॉज ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हम उसके बदले में पॉइंटेड सरफेस वाला कुछ लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, वहाँ से जो चार्ज है वो इसमें आ सकता है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके टिप्स पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। समझ में आया कुछ? हाँ, तो डिस्चार्ज एट पॉइंटेड सरफेसेस या निडल लाइक सरफेसेस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। समझ में आ गया? ये भी आपको मालूम है ना, वो इसको लाइटनिंग कंडक्टर या हिंदी में तड़ित चालक कहा जाता है। बिल्डिंग्स जो होती हैं, जो बिल्डिंग्स काफ़ी ऊंची होती हैं, ये कई मंजिले का बिल्डिंग है, उसके ऊपर में एक इस तरीके का ऐसे लगा देते त्रिशूल जैसा,
और इसमें क्या करते हैं, एक वायर कनेक्ट करके जमीन में एक मतलब वायर अंदर तक जाता है और एक प्लेट लगा हुआ होता है, ठीक है। जब बिजली कड़कती है तो लाइट, ये इसके जो पॉइंटेड सरफेसेस होते हैं, नुकीले होते हैं बिल्कुल, ये त्रिशूल की जैसे। तो नुकीला क्यों बनाया जाता है? बिकॉज ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। नुकीले सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वो दोनों ही क्या होगा, हायर होगा। और ये जो चार्ज है वो आसानी से इधर उधर नहीं जाएगा, वो पॉइंटेड सरफेसेस पे तरफ खींचेगा और वो सीधे जमीन में चला जाएगा और बिल्डिंग जो है वो बच जाएगा, बिल्डिंग कोलैप्स होने से बच जाएगा। समझ में आया? नहीं तो क्या होगा, बिल्डिंग का जो मटेरियल है इज लेस कंडक्टिंग, उसका रेजिस्टेंस हाई है, जब इसमें से चार्ज फ्लो होगा तो बिल्डिंग में आग लग सकती है, ठीक है। जबकि ये क्या है, हाईली कंडक्टिंग कॉपर का वायर है, तो ये तुरंत बिजली को जमीन के अंदर भेज देगा। और अर्थ का जो आपको मालूम है कैपेसिटेंस वेरी आया तो चार्ज कहीं खो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, चार्ज जो है इसे भेजते हैं, ये बेल्ट चार्ज ऊपर लेके जाता है, यहाँ से चार्ज इस पे चला जाता है, उधर नहीं जा पाता, इधर कोई चार्ज नहीं आता, इधर से डिस्चार्ज बेल्ट आता है और फिर ये चार्ज यहाँ से कैरी करता है, ठीक है, और लेके जाता है। असेंबली लाइन, जैसे कारों का असेंबली लाइन होता है ना, मैं उसमें वर्ड भूल रहा था, कार बन के निकलता रहता है फैक्ट्री से, एक के बाद एक के बाद एक, वैसे ये चार्ज यहाँ से निकलता रहता है और यहाँ पे बाहर आ जाता है। तो ये चार्ज कहाँ जाता है, इस पे चला जाता है, बाहर वाले सरफेस पे चला जाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज बाहर चला जाएगा। अब चूंकि आपको मालूम है कि इस पे चार्ज इकट्ठा हो गया, इस पे चार्ज मान लेते हैं कि अभी Q है, तो फिर से यहाँ से चार्ज आएगा और फिर जाएगा, बिकॉज इट इज ए हायर पोटेंशियल ऑलवेज। इस पे बाहर पे कितना भी चार्ज आ जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर वाला हमेशा हाई पोटेंशियल पे रहेगा, बिकॉज कैपिटल Q बाई कैपिटल R वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाता है और ये हमेशा हाई पोटेंशियल पे रहता है। तो फिर से चार्ज यहाँ भेजता जाता है। आखिर कब तक इस पे चार्ज इकट्ठा होगा? अगर इस मशीन को चलाते रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब इसका जो पोटेंशियल है, और जमीन ग्राउंड का पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या मानते हैं, यहाँ का हम जो वोल्टेज है V ऑफ द ग्राउंड हम 0 मान के चलते हैं, Vg इज 0। तो इसके सरफेस और ग्राउंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो शायद ये 8 के इंटू 10 टू द पावर मैक्सिमम होता है, आपकी बुक में शायद होगा, मैं एक बार देख के बता दूं आपको। मुझे मिल तो नहीं रहा है ये डेटा, 6 to 8 मिलियन वोल्ट। हाँ, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है 6 to 8 मिलियन वोल्ट्स का होता है। मतलब ग्राउंड और इस बाहर वाले पॉइंट जो स्फीयर का जो सरफेस है उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 6 to 8 मिलियन वोल्ट तक पहुंच सकता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि उस दिन का वेदर कैसा है। अगर मौसम में ह्यूमिडिटी कम है या ज़्यादा है तो वो क्या करता है, वो लीक होने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। अगर गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उसमें इसका जो चार्ज होगा, पोटेंशियल होगा, वो उतना नहीं हो, चार्ज लीक ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा मतलब जाड़े के दिनों में, सर्दियों के मौसम में जो कपड़े होते हैं उनसे चिड़चिड़ सी आवाज़ आती है, ठीक है। शॉल हो या स्वेटर हो या जैकेट हो या कंघी बालों में रगड़ते हैं तो सर्दियों के मौसम में, विंटर सीजन में वो चार्ज होता है। कि गर्मी के दिनों में आप बाल में कंघी करो तो चार्ज नहीं होता, बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी चार्ज जो वो लीक कर जाता है, ठीक है। तो वो इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो बाहर सरफेस और ग्राउंड के बीच में हाई वोल्टेज होता है। अगर हम इसको और इसके बीच में एक पार्टिकल एक्सेलरेटर कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो वही जो अल्फा पार्टिकल था वो तेज चलना शुरू कर देगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये है इसका यूज़ कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि अगर एक स्फीयर के अंदर में दूसरा स्फीयर रखा हुआ है चार्ज, तो ये हमेशा हायर पोटेंशियल पर होगा कंपेयर टू द आउटर सेल, और इसी को यूज़ करते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर बनाने में, ठीक है। ये एक पुली होती है जिसपे कि ये बेल्ट घूमता है। ये जो बेल्ट होता है ये कोई मेटेलिक बेल्ट नहीं होता है, ये सिल्क का हो सकता है या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल का होता है, इंसुलेटिंग होता है मटेरियल।
ये भी कंप्लीटली इंसुलेटेड होता है। अगर इंसुलेटेड नहीं होगा बेस तो ये सारा चार्ज सीधे ज़मीन में चला जाएगा। ठीक है, ये जो इसका जो वॉल है, क्या कर सकते, पिलर जिसको आप कर सकते हो, जिस पे ये खड़ा है, ये पाइप जैसा होता है, ये भी क्या है, इंसुलेटिंग होता है। और ये काफ़ी बड़ा होता है। छोटे मॉडल्स भी होते हैं। ठीक है, छोटे मॉडल से कुछ लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं जो कि काफ़ी डेंजरस है। ठीक है, यूट्यूब पे कई लोग लाइक्स और इन चीज़ों के लिए कर रहे हैं सब, लेकिन काफ़ी डेंजरस है। मैं आपको बता देता हूँ। वैन डी ग्राफ जनरेटर छोटा सा भी आता है, मतलब ये एक ह्यूमन का साइज है, तो उस साइज के हिसाब से इतना छोटा वैन डी ग्राफ जनरेटर लोग टेबल पे रख लेते हैं। ठीक है, ये वैन डी ग्राफ जनरेटर है, छोटा सा वैन डी ग्राफ जनरेटर। और इसको क्या करते हैं, ये जो हाथ है इससे इसको ऊपर टच कर देते हैं और खुद जो है वो किसी टेबल पे खड़े हो, ये भी किसी टेबल पे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये टेबल है, इस पर खड़े हो गए, नॉन कंडक्टिंग है। और हाथ जब आप रखोगे तो ये आपके बाल जो वैसे ऐसे खड़े हो जाएंगे। मैंने आपको शायद बताया था इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। ठीक है, तो बाल जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, तो अब बाल क्यों ऐसे खड़े होते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो पॉइंट सरफेस होता है वो उस पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। बस आप ये कह सकते हो कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये छोटा वाला वैन डी ग्राफ जनरेटर भी होता है, जबकि ये वाला वैन डी ग्राफ जनरेटर जो है वो पार्टिकल एक्सेलरेटर में यूज़ होता है। तो आपको समझ में आ गया वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये मॉडल के पहले एग्जाम में आया करता था 5 मार्क्स का, ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने वाला। ठीक है, तो लोग तो स्टूडेंट जो हैं वो ये दिमाग में बिठा लेते थे और जाकर के एग्ज़ाम में आया तो 5 नंबर का उनको ग्रेस मिल जाता था एक तरीके का। लेकिन इस वजह से इसको हटा दिया गया है, जबकि वो जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अभी भी प्रॉब्लम में यूज़ हो सकता है। अच्छा, आप इसको कैपेसिटर की तरह समझ सकते हो एक तरह का। ठीक है, क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो चार्ज ही तो होल्ड करके रखता है। जब चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आपको पता है कि हवा जो है वो बैड कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, लेकिन एट ए वेरी वेरी हाई वोल्टेज एयर बिकम्स कंडक्टिंग। ठीक है, और उसी को हम ब्रेकडाउन फील्ड कहते हैं। एट ए वेरी हाई फील्ड जो कि कितना है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, उस फील्ड पर एयर में चार्ज फ्लो करता है। जो बिजली कड़कती है बारिश के समय वो बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज पर होता है, और इस वजह से मिलियंस ऑफ वोल्ट में होता है, तो वो ज़मीन पे कई बार गिर भी जाता है। इससे कई तरह का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जहाँ पे साइक्लोनिक विंड चलते वहाँ पे बिजली कड़कती बहुत ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे।